राकेश सुमन जिसके बेटे को ढूंढने के लिए मैं सोया नहीं, मैंने खाया नहीं, अतः बेचारे ने इसके लिए अपने बाप की गाड़ी चुरा ली और खूब गाली खाई। वो राकेश सुमन जब अपने गंजेड़ी बच्चे से मिला तो उससे पीटने लगा। हैं? हरामजादे, कमीने, सुअर, कुत्ते, कहाँ है हमारा डब्बा? बता भोसड़ी के, बोल। मैं राकेश सुमन को उसके बेटे के पास ले आया, पर वो खुश होने के बजाय अपने बेटे को बुरी तरह से कूट रहा था। राकेश का क्लेम था कि उसका बेटा उसकी जीवन भर की कमाई को लेकर भाग गया था। अब जीवन भर की कमाई डब्बे में कैसे आ गई थी, ये बात मुझे कंफ्यूज कर रही थी। वहीं राकेश का बेटा इतने नशे में था कि उसको अब भी पिटाई का असर ही नहीं हो रहा था। वो बस स्माइल कर रहा था। पार्थ, are you there? कुछ बोलना यार, यह इमरजेंसी है। हाँ बोल। Hire cab and come to South X fast. यहाँ पहुँच फिर बताती हूँ। आता हूँ यार, यहाँ थोड़ा सा पंगा हो गया है। यहाँ पंगे के पापा हो गए यार, come fast. I need your help. क्या तुझे मेरी हेल्प चाहिए? नेताजी युगांडा चले गए क्या? अपने पापा से हेल्प ले। Actually, उन्हीं को हेल्प चाहिए पार्थ। अब प्लीज नौटंकी मत कर। तू साउथ एक्स बस स्टैंड या फिर साकेत मेट्रो स्टेशन पर आ, देन कॉल मी। श्रेया ने फोन काट दिया। मैंने राकेश की तरफ देखा, फिर उसके बेटे की तरफ देखा। बाप मार मार के थक गया था, पर बेटा पिट पिट के भी स्माइल कर रहा था। उसकी नाक से खून निकल रहा था, पर मजाल है कि उसके फेस से स्माइल गायब हुई हो। फाइनली मैंने राकेश के हाथ पकड़े। बस कर भाई, जान से मारने के बाद ही रुकेगा क्या? छोड़ो भैया हमको, छोड़ो। ए बच्चात मादर, देखो कैसे मुस्कुरा रहा है, फ्रॉड साला। है? अपने बच्चे की जात पे बोल रहे हो? यू कास्टिस्ट पीपल। चलो बैठ जाओ, तू भी बैठ जा भाई, बैठ जा। मैंने दोनों को फुटपाथ पर बिठा लिया और आसपास तमाशा देखते वीडियो बनाते लोगों से अपील की, भाई लोग आप लोग अपनी फैक्ट्री में जाओ, दुकानें सजाओ, 10 बजने वाले हैं। फिर बॉस लेट आने पर पैसे कटेंगे तो आप ही लोग बहाना मारोगे कि बीवी बीमार है और हॉस्पिटल में फू कर रही है। जाओ यहाँ से। मेरे कहने से तो लोगों को फर्क नहीं पड़ा, लेकिन मारपीटाई रुक गई थी तो रील्स बनाने के लिए एंटरटेनमेंट खत्म हो चुका था, इसलिए खुद ही सब इधर उधर जाने लगे। हाँ राकेश भाई, अब बताओ, पहले तो इसे ढूंढ रहे थे, अब इसे धो क्यों रहे हो? राकेश सुमन ने अपना सर पकड़ लिया। अरे क्या बताएं भैया, जिंदगी खराब कर दिया ये लड़का। पहला अपनी अम्मा को खा गया, फिर हमारा घर खा गया, अब हमारा डब्बा खा गया। लड़का अब भी अपनी नाक से निकलता खून देख मुस्कुरा रहा था। 2 मिनट से भी पहले वो आराम से फुटपाथ पर लेट गया और आंखें बंद कर ली। मैंने पहला केस सॉल्व करने के बाद जिस सेलिब्रेशन की उम्मीद की थी, ये बिल्कुल उसके ऑपोजिट रिएक्शन था। यहाँ तो ऐसा लग रहा था कि बाप के लिए बेटा जरूर खोया था, पर बेटे के लिए बाप नहीं खोया था। बेटा अपनी जिंदगी में मस्त था। सब खा गया ये नाच पीटा, हमरी लुगाई, घर, डिब्बा, खुशियाँ, सब खा गया ये नामुराद। इसको देखकर तो लगता है कि ये 2 पराठे भी मुश्किल से खा पाएगा, और तुम इस पे घर खाने का ब्लेम लगा रहे थे। खुल के बताओ बात क्या है? राकेश ने अपनी नाक पोंछी और फिर इधर उधर देखकर कंफर्म किया कि कोई उसकी बात सुन तो नहीं रहा है। फिर धीरे से बोला, भैया हमारी पत्नी का तबीयत खराब था तो हम दवा दारू करने के लिए इसी को भेजते थे। वही दवा लाते लाते काब दारू पीने लगा, हमें पता ही नहीं चला। हम दिन भर रिक्शा चला के, पसीना बहा के, कमा के लाते थे कि हमारी पुष्पा रानी सही हो जाए, पर ये हरामी साला अपना दारू पीने के चक्कर में सस्ता और नकली दवा लाने लगा। रिजल्ट ये हुआ कि पुष्पा गुजर गई। हो फक। फिर का हमें पुष्पा की बिगड़ती हालत देखकर ये समझ आ गया था कि ये ठीक नहीं हो रही, तो एक रोज काम छोड़कर इसके पीछे गए। तब पता चली कि ये अपना यार लोगों के साथ नशाबाजी करता है। उसी रोज हम इसका हाथ इसकी अम्मा के सर पे रखवा के कसम दिलवाए कि ये अब से शराब नहीं पिएगा। फिर इसने शराब छोड़ दी और गांजा स्टार्ट कर दिया? नहीं, शराब ही पिया और झूठा कसम खाया। हमने पकड़ लिया तो इसकी अम्मा बचाव करने लगी, पर कमजोर थी तो ज्यादा बहस कर नहीं पाई और धीरे धीरे देह से निकल गई। उसका गुजरने से पहले हम पर थोड़ा कर्जा हो गया था, तो हम सोचे घर बेच देते हैं। क्या आप अपने घर में रहते हो? राकेश ने भी देखा कि उनका बेटा मस्त सुकून से सो रहा था। कुछ मक्खियां उसके फेस पर बैठी थीं, स्पेशली नाक से निकलकर सूखे खून पर मक्खियां इकट्ठा हो रही थी, पर लड़के को कोई फिक्र नहीं थी।
राकेश ने मक्खियां उड़ा दी। घर में रहते हैं नहीं, रहते थे। हम घर बेच दिए। बेच नहीं, बेच दिए। फिर अब एक बार फिर राकेश ने इधर उधर देखा। अब हम घर का जितना भी पैसा था सबका सोना खरीद लिया और तय कर लिया कि 2-3 महीना में थोड़ा पैसा कमा के इसे लेकर गांव चले जाएंगे। ओह, स्मगलिंग? लेकिन थोड़े महीने बाद क्यों? जब वापस जाने का डिसीजन ले लिया था तो तुरंत जाते। ये थोड़े पैसे कमाने का लालच क्यों आया? काहे कि सोना खरीदो तो थोड़ा टैक्स देना पड़ता है। हाँ, 3% GST लगता है। तो का हम सोचे त्योहार टाइम में जाएंगे तो सोना का दाम थोड़ा ऊपर चला जाएगा, तो हम जो 3% टैक्स दिए रहे वो वसूल हो जाएगा। मैंने अपने माथे पर हाथ रखा। एक अनपढ़ रिक्शा वाले के पास भी इन्वेस्टमेंट के लिए इतनी सेफ, सिक्योर और गारंटीड प्रॉफिट वाली स्कीम थी, और एक हम चूतिए थे जो सेविंग अकाउंट्स के 6% इंटरेस्ट को जीनियस मूव मान लेते थे। मुझे राकेश सुमन का इंटेलिजेंस इम्प्रेस करने लगा। फिर क्या हुआ? फिर का ए सुअर और डब्बा लेके भाग गया जिसमें हम सारा सामान रखे थे। राकेश ने गुस्से में उसकी मक्खियों पर एक हाथ मार दिया। मक्खी तो उड़ गई, पर लड़के के मुंह पर नया थप्पड़ पड़ा तो बेचारा सोते हुए उठ गया। अब वो डब्बा गायब है। तो फिर का ऐसे गायब है जैसे गधे के सर से सींग। वैसे कितना सोना था उसमें? राकेश ने मेरी तरफ घूर के देखा। काहे बताएं? अरे बताओ भी, मुझे नहीं लगता कि दिल्ली में कोई घर 20-22 लाख से कम में बिका होगा, और इतने का सोना बेचकर गांजा पीना इसके बस का नहीं है। टू कंक्लूजन दिस, इसने कहीं ना कहीं वो बॉक्स छुपाया होगा। उसमें से कुछ छोटा मोटा बेचा हो तो बेचा हो, बाकी सब कहीं ना कहीं हिडन होगा। राकेश ने मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए। अगर ऐसा है तो भैया प्लीज वो डब्बा ढूंढ दो, हम तुम्हें खूब दुआ देंगे। मैंने मुस्कुराते हुए अपने हाथ खींच लिए। दुआ से काम नहीं चलेगा, आपकी अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी। हम गरीब आदमी हैं बाबू, हम कहाँ से पैसा देंगे? तुम कहो तो हम सबको बता देंगे कि तुमने ही हमारा बेटा ढूंढा है। ओ भाई साहब, KGF के रॉकी भाई, सोने की खान पर बैठे हो और कहते हो कि पैसे नहीं है। अरे भैया, वो पैसा तो हमारे गांव के लिए है। हम वहाँ जमीन लेंगे तो चैन से खेती करके बुढ़ापा गुजार लेंगे, अपनी पुष्पा रानी की याद में सांस लेते रहेंगे बस। मुझे जाने क्यों पहली बार राकेश सुमन की आंखों में मक्कारी दिखाई देने लगी। ठीक है, 20 लाख का सोना है, मुझे बस 10% दे देना। अरे भैया, का गजब करते हो। हम 3% बचाने के लिए तो त्योहार का इंतजार कर रहे हैं और तुम सीधे 10। एक काम करो, हम कहीं से 5,000 का इंतजाम कर देते हैं, वो ले लो। मैं कुछ सोचने की एक्टिंग करने लगा, फिर धीरे से बोला, ठीक है, डील। वैसे उसमें कितना सोना है? 20 लाख का? नहीं बाबू, कैसी बात करते हो? हमारा घर तुम्हारे घर जैसा आलीशान थोड़ी होता है, छोटा सा झुग्गी था समझो, 7-8 लाख में बेच दिए। मैंने उस लड़के को सहारा देकर उठाया। इसे कहाँ ले जा रहे हैं? नशा मुक्ति केंद्र। राकेश ने फिर कोई सवाल नहीं किया। मैंने अथर्व के साथ बाइक पर चक्कर लगाते टाइम कई बार पंचकुइया रोड पर एक नशा मुक्ति केंद्र का बोर्ड देखा था। मैंने कैब बुलाकर सबसे पहले लड़के को वहां एडमिट करवाया और उसके बाद सेम कैब से श्रेया के पापा को बटोरने के लिए साउथ एक्स चल दिया। श्रेया की बच्ची कैब के 350 रुपए तू ही देगी। इधर मैं तो निकल गया था, पर घर में फंसा अथर्व छटपटा रहा था। पापा ने ऑफिस जाने से पहले सुनीता आंटी को बोल दिया था कि कुछ भी हो जाए इस बेवकूफ को घर से बाहर मत निकलने देना। है जी, ऐसा क्या कर दिया मेरे लड़के ने? इसी से पूछना, अगर हिम्मत होगी तो बता पाएगा, पर याद रहे मेरे आने से पहले ये घर से बाहर ना निकले। अब पापा तो अपना फरमान सुना के चले गए थे, लेकिन आंटी के मन में क्यूरियोसिटी बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंच रही थी। उन्हें गॉसिप जाननी थी, इसीलिए अथर्व गर्मी में भी छत पर टिका हुआ था। उसे लग रहा था कि अगर वो नीचे उतरा तो मम्मी सवालों की बारिश कर देंगी। हालांकि सुनीता आंटी ऊपर भी आ सकती थी, पर अथर्व जानता था कि उनके पास बहुत काम है, इसलिए वो आएंगी भी तो तब जब उनका अनुपमा देखने का टाइम होगा। अरे यार, क्या जरूरत थी आयशा भाभी को इतनी बकवास करने की? अजीब से हाल में फंसा दिया है। अगर मम्मी से बोला कि पापा मुझे इम्पोर्टेंट समझ रहे हैं तो वो पूछेंगी कि क्यों समझ रहे हैं, और अगर आयशा भाभी का नाम ले लिया तो मेरी गांड के साथ साथ आयशा भाभी की शादी भी टूट जाएगी। अथर्व अभी खुद से आर्गुमेंट में उलझा हुआ था कि उसे छत पर आयशा भाभी आती दिखाई दी। आज फिर उनके हाथ में बाल्टी थी।